मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सिटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मैं गया सिटी में रहता हूँ और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारी जो चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है। तो जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैथमेटिक्स इज द बोथ द क्वीन एंड द हैंड मेडन ऑफ ऑल साइंसेस, ईटी बेल। ठीक है। तो ये कोट ईटी बेल ने दिया था और ये एक्चुअली बहुत हद तक ट्रू है। लास्टली मैंने भी एक मूवी देखी थी, उसका नाम ओपेनहाइमर था। तो उस मूवी में भी ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सारी कैलकुलेशंस मैथ्स से तो प्रूव कर ली थी, बट जब उसको परफॉर्म करना था तो उसके लिए उनको प्रैक्टिकल करना पड़ा। तो मैथमेटिकली सारी चीजें प्रूव करी जा सकती हैं। जो कि आपको बहुत इम्पॉसिबल सा लगे होगा कि ब्लैक होल की भी इक्वेशन मैथमेटिकली बहुत पहले प्रूव हो गई थी, बट वही चीज को फिजिकली मतलब देखने में हमें बहुत साल लग गया, और 2022 में ही हमने रिसेंटली देखा है ब्लैक होल का एक परफेक्ट इमेज जो बना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत अच्छी कोट है कि मैथमेटिक्स इज द बोथ द क्वीन एंड हैंडमेडन ऑफ ऑल साइंसेस बाय ईटी बेल। ठीक है। तो चैप्टर में हम आते हैं। ठीक है, चैप्टर क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बेसिकली जो अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स अभी तक देखे होंगे, बेसिकली वो टू डायमेंशनल है। लाइक आपने क्या क्या देखा है अभी, आपने अभी तक ज्यादा से ज्यादा क्या देखा होगा? सर्कल, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, इक्लिप्स, ये सारी फिगर्स 2D है। ठीक है। बट ये जो फिगर्स है, जो हम लोग जिस जिस चीज से निकाले हैं, उसको हम बोलते हैं कोन। कोन अपना जो है, ये जो कोन है, ये 3D फिगर है। ठीक है। इसके इसके एनालिसिस में हमने एक्लिप्स और ये हाइपरबोला निकाला है। ठीक है। तो समझ रहे हो कि हमारी फिजिक्स मतलब हमारी पूरी मैथ कहाँ एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के ऊपर थी, बट हमने उसको कन्वर्ट 2 डायमेंशन में किया, और उसके बेसिस पे। ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर काफी आसान है। यहाँ पे हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री क्या होता है? देखो, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री क्या होता है, हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। हम लोग जो पहले डील करते थे वो या तो एक्स वाई में करते थे, या फिर वाई जेड में करते थे, या फिर एक्स जेड में करते थे, मतलब कोई दो एक्सिस पे। बट अब हम 3 डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। हमारी जो एनालिसिस होगी पॉइंट्स की, वो 3 डायमेंशन में होगी। हमारी हमारी जो पॉइंट होगी वो कहीं भी 3D प्लेन में लाई करेगी। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि प्लेन्स क्या होते हैं और एक्सिस क्या होती है। ठीक है। हमारे जैसे एक्स वाई है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है। ये जो पूरा एक स्क्वायर तुम देख रहे हो, ये स्क्वायर ये एक्स वाई प्लेन डिनोट करता है। ठीक है। और वही मान लो, अगर तुम ये स्क्वायर देखो तो ये हमारा एक्स जेड प्लेन डिनोट करता है। और ये वाला स्क्वायर देख रहे हो, जो ये स्क्वायर, ये हमारा वाई जेड प्लेन डिनोट करता है। वही हमें यहाँ बताया कि ये एक्स जेड प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, जेड एक्स, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, जैसे मैंने बताया कि कोई पॉइंट लाइक करता है उसके ऊपर पूरी एनालिसिस को 3 डायमेंशनल स्पेस एनालिसिस, जैसे कि बता रहे चैप्टर उसी के ऊपर है पूरी बेस। ठीक है। और एक्स, अगर हमारा कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, लाइक पी एक्स वाई जेड, तो हम उसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पी का ट्रिपलेट है। ठीक है, पॉइंट ट्रिपलेट। यहाँ पे भी हमारी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0,0 होती है, और एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट x,0,0 होता है। मतलब ये एक्स जेड वाई जेड प्लेन एक्स एक्सिस पे है, तो उसकी वो एक्स एक्सिस पे है, तो हमारी जो पॉइंट होगी उसकी कोऑर्डिनेट होगा x,0,0, मतलब एक्स पे मूव कर रहा है। और वाई जेड की कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 वाई, और एनी पॉइंट ऑफ वाई जेड प्लेन विल बी, जो हमारी वाई जेड प्लेन होगी वो हमारी 0,y,z होगी। ठीक है। जो अपनी वाई जेड प्लेन है, वाई जेड, यहाँ है वाई जेड प्लेन। अगर मान लो इस पे कोई पॉइंट ई है, तो ई का कोऑर्डिनेट 0 एक्स पे, वो हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा। एक्स इस कोऑर्डिनेट पे वो हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, तो वो होगा 0,y,z। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि देखो क्या होता है, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर तुम इसको देखो,
मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल। हमारे पास 8 ऑक्टेंट होते हैं और 8वां ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड की साइंस डिफरेंट होती है। तो ये चीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑप्शन में कैसी साइन देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल है, एक सिंपल एग्जाम्पल है, हम आपको एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 1.11.1 दिया हुआ है हमें। तो अभी इसको हम बंद करते हैं PDF, ठीक है। तो हम अभी चैप्टर में आ रहे हैं, तो हमारे को भी एक्सरसाइज 11.1 करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, a point on x-axis, what is its y-coordinate and z-coordinates? A point is on x-axis, what are its y-coordinate and z-coordinates? अगर हमें पॉइंट को x एक्सिस को देखो, जैसे हम पहले एक्सिस बनाया x y z, ठीक है। हमारे को बोल रहा है कि हमारी जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे लाई करती है, ठीक है। जो हमारी पॉइंट P है वो x एक्सिस पे लाई करती है। इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे कहीं x डिस्टेंस पे होगी, मान लो, ठीक है। एक्सिस पे, पर उसकी जो वाई वाई पे होगा, वाई और जेड पे उसकी 0 0 डिस्टेंस होगी, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करो तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एंड जीरो बोथ आर जीरो है, ठीक है। वाई एंड जेड आर बोथ बोथ आर जीरो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो पॉइंट है वो कोई a, 0, 0, मैंने एक्स बोला था तो मान लो x, 0, 0 हो जाएगी, ठीक है। कोई रैंडम डिस्टेंस पे कहीं भी लाइक कर रही होगी एक्स पे, माइनस भी कर सकती है, ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज इन एक्सजेक्ट प्लेन, ठीक है। एक पॉइंट हमारा जो है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, एक्जेक्ट प्लेन में, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस वाई कोऑर्डिनेट? हमें पूछा जा रहा है कि इसके वाई कोऑर्डिनेट पे क्या रहे, क्या कहोगे। तो अगर कोई पॉइंट एग्जैक्ट प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एक्स से कोई रैंडम डिस्टेंस होगी और जेड एक्सिस से कोई रैंडम डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस से रैंडम डिस्टेंस मान रहे हैं तो उसकी ए रैंडम डिस्टेंस है और जेड से बी है। पर वो एग्जैक्ट प्लेन में है तो उसकी वाई की जो कोऑर्डिनेट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेन में वाई की जो कोऑर्डिनेट होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही रैंडम लिख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं कि वो जीरो होगी, ठीक है। तो अब हमारे को नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइक, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले कैसे वो हमने ऑक्टेट डिवाइड किया था, क्या किया था, ये हमने पूरी वो वही टेबल कॉपी की है यहाँ पे, और क्योंकि एक रेफरेंस की तरह हम लेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 में देखेंगे कि एक्स भी हमारी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव है। तो हमारी एक्स जी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे हमारे को दिया हुआ है 4, -2, 3, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, तो हमारी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ थर्ड में है 4 -2 -5, मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, एट क्वाड्रेंट अपनी। फोर में एक्स 4, 2 - 5, ठीक है। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है, जेड माइनस, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड माइनस में, ठीक है। यहाँ पे -4, सॉरी, -4 2 और -5 है, ठीक है। -4 2 -5, एक्स पॉजिटिव, वाई एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, सिक्स क्वाड्रेंट आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है हमारी एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, हमारी सेकंड क्वाड्रेंट होगी, ठीक है। थर्ड में -3 -1 और -6 है। यहाँ पे हमारी एक्स निगेटिव है, वाई निगेटिव है और जेड पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारी एक्स निगेटिव है, वाई निगेटिव है, जेड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है।
टू कॉमा हमारी एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और जेड नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है, 8 कोऑर्डिनेट वापस। ठीक है, एट का 8 कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में बोला तो एक्सिस एंड द वाई एक्सिस द टिकट इन अ प्लेन इज नोन एज। हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम टुगेदर लेंगे, ठीक है, तो जो उसकी प्लेन बनेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स जेड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ। जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। जेड की वैल्यू जीरो होगी एक्स वाई प्लेन में। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू ऑक्टेंट्स। कितने ऑक्टेंट्स? 8 ऑक्टेंट्स। 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 11.1 काफी आसान से हो गई। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, इजी, मतलब ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज है। तो हम वापस अब अपने पीडीएफ पे वापस आएंगे एक बार। तो 11.1 के बाद हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो जो हमारी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट है उसको हमारे को एक फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, जो कि हमें ऐसा मान लो कि हमारे को अगर कोई हमारे को x1 दिया पॉइंट, x2, x1 पॉइंट है, y1 पॉइंट है, z1 पॉइंट है। ठीक है, ये हमारी मान लो a है, और b हमारे को दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, हमें बोला डिस्टेंस ए बी क्या होगी, डी ए बी क्या हो। तो डी ए बी हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस फार्मूला हो। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का फायदा क्या है? डिस्टेंस, अगर हम पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें उस जो पॉइंट से फिगर बन रहा है या कुछ बन रहा है उसका ना काफी सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है कि वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर मान लो 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स से हमें ये बताना है कि वो शेप क्या है, तो या तो वो शेप कुछ भी रैंडम सा हो सकता है, या फिर वो ट्रैप हो सकता है, या फिर वो पैरेललोग्राम हो सकता है, या फिर वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। वो कोऑर्डिनेट पॉइंट से डिस्टेंस के बीच में से निकाल सकते हैं। अगर हमें वो आया कि हमारे सारे लेंथ इक्वल हैं, तो हमें फिर उसका बताना होगा कि वो स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो वो भी हम उस दो पॉइंट के डिस्टेंस के बीच से निकाल सकते हैं। डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं रोम्बस के। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मीन्स दिस इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम पे काफी सारे में एग्जांपल दिए हुए हैं कि कैसे हमारे डिस्टेंस निकालना है, देखना है पॉइंट्स कोलीनियर है कि नहीं। ठीक है, कोलीनियर क्या होता है? कोलीनियर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, ए, बी और सी, ठीक है, और तीनों एक लाइन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कोलीनियर होने का कंडीशन ये है, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कोलिनियर में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, कोलिनियर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी, एडवांस के लिए भी काफी अच्छे सवाल बनते हैं कोलिनियर के। आर पॉइंट्स, ये सब भी क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल का, काफी इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। ये हमारे को इक्वेशन निकालने वाली क्वेश्चन आ गई, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, ज्यादा टेंशन लेने का मतलब नहीं है सब में। ठीक है, सो हम अभी ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 11.2। तो हम आ गए एक्सरसाइज 11.2 पे। तो एक्सरसाइज 11.2 में फर्स्ट हमें बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है कि फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1।
तो हमारे को डिस्टेंस 2,3,5 और 4,3,1 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के बीच में लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के क्या करना है, हमें अंडर रूट ऑफ x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 हर केस में करना है। और स्क्वायर के बीच में हमेशा ये होता है कि माइनस साइन का टेंशन नहीं रहता, तो जिस तरीके से करना है कर दो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता स्क्वायर और कर माइनस साइन। बस एडिशन के टाइम या उसमें देख लेना, अगर माइनस आ रहा है तो अगर माइनस माइनस को माइनस कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा। अगर वो तुम उस चीज में ध्यान नहीं दोगे तो बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं यहाँ पे, तो उसको अवॉइड करना है जनरली। ज्यादा तेज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बट मतलब धीरे करना ज्यादा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारी डिस्टेंस गलत आई तो तुम्हारी कैलकुलेशन मतलब जो तुम आगे आंसर उससे निकालोगे वो गलत आएगा। तुमसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तुम्हें हमेशा पूछा जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। ज्यादातर वही चीजें पूछी जाती हैं, तो वही निकालना है। तो उसमें बहुत ज्यादा गलती नहीं, गलती की चांसेस कम कर रहनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने निकाला डिस्टेंस। बेसिकली सारी वैल्यूज पुट करके हमें डिस्टेंस निकालना है। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन -3,7,2 एंड 2,4,-1। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। देखो जैसे मैंने बताया कि जो माइनस वाला कंडीशन था, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो तुम यहाँ पे उल्टा भी रहता तो वो ज्यादा बेटर होता है समझने में। नहीं तो अगर इसको तुम ऐसे -3 -2 कर देते तो -5 का होल स्क्वायर ही 5 का होल स्क्वायर ही होगा। वही मैं बोल रहा कि अगर उल्टा भी करो या कुछ भी करो, तुम्हारे को बस वो बेसिकली ऑर्डर में करना है। सारे चीज एक ही ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर उलट पुलट करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये इसका स्क्वायर किया, ये हमारा √43 के बराबर आ रहा है। फर्स्ट में हमारा 2√5 आया था, सेकंड में √43 आ रहा है। थर्ड केस में हमारे को डिस्टेंस निकालने बोला -1,3,4,1,-3,4 में। ठीक है, तो इसमें भी हमारा हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक पे -4 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, एक पे -4 होगा। ठीक है, तो ये 2² + 6² + 8² = √104 का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 26 × 4 होता है 104। तो 4 इज द 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2√2 होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -1, 3 एंड 2 -2, 1, 3। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के बीच में लगाएंगे, तो हमारा इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये 2 - 2, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4² + 2 = √40 - 2√5। तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। और ये तुम्हारी डिस्टेंस निकालने की मतलब बेसिकली यहाँ पे तुमको बस जल्दी से मतलब जितना हो सके तेजी अपना इसमें दिखाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, और कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है कि पॉइंट्स पी क्यू और आर को, मतलब अगर मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो हमें निकालना है कि पी क्यू आर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, पी क्यू + क्यू आर = पी आर। जरूरी नहीं कि ये कंडीशन हमेशा मतलब इसी में रह सकती, हो सकती है कि हमारा कंडीशन ऐसा भी हो, PR + RQ = PQ। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि RQ + QP = PR। ठीक है, तो एक्चुअली वापस वही लिख दिया मैंने, सॉरी। PQ या PR हो गया, बाद में QR होना चाहिए। QP + PR = QR। तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे कोलिनियर के लिए, या तो ये या तो ये
या फिर ये, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पी क्यू आर पॉइंट्स ले, तो फर्स्टली हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। पी क्यू का क्या होगा, पी क्यू का क्या होगा, पी पी और क्यू के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के लगा के पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा रूट 14 के बराबर आ रहा है, ठीक है। क्यू आर का हम यहाँ पे निकालें, क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला के हम क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, वो हमारा 2√14 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम पी आर का यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, वो हमारा 3√14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हो कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। हम यहाँ पे हेंस प्रूव की पॉइंट्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर कोलिनियर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो गए। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट में बोल रहा है कि 0,7, -10, 1,6, -6 एंड 4,9,6 ट्रायंगल्स के पॉइंट वर्टिसेस है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये इस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये हमारा एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन क्या है, एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो हमें ये चीज प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारा ए पॉइंट ये है 0,7, -10, बी पॉइंट है 1,6, -6 और सी पॉइंट है 4,9, -6, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा ए बी पॉइंट होगा, ए बी पॉइंट का फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का जो लेंथ है, एक्चुअली ए बी का डिस्टेंस बोल रही है, ए बी का लेंथ जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ए बी का लेंथ कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ रहा है 3√2, ठीक है। 3√2 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ए बी जो अपना साइड हो गया, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो अपना पहला साइड का तो आ गया 3√2, ठीक है। अब हम बी सी का निकालने जा रहे हैं। बी सी का क्या है, बी सी का हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर हम साइड का लेंथ निकाल लें तो वो भी हमारा 3√2 आ रहा है, बीसी का भी हमारा 3√2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारी तो कंडीशन मेट हो गई ना यहाँ पे, एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, देन दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारी प्रूव हो गई यहाँ पे। हमारे को बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस यही प्रूव करना था कि दो साइड इक्वल है, ठीक है। थर्ड साइड निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अगर मान लो तुम निकालते भी हो, एसी का क्या होगा, देखो एसी का लेंथ क्या होगा, एसी का लेंथ क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो एसी का लेंथ हमारा क्या है, 16, 32 हो गया, +4 36, हमारी ये तो लेंथ 6 आ रही है। तो कोई मतलब नहीं हुआ इसको निकालने का, बल्कि ये एक्चुअली ये भी ये प्रूव हो गया कि अ, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है। क्योंकि 3√2 + 3√2 = 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे ये तुम्हारा एक और चीज प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बट ये प्रूव करना नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। जरूरत नहीं था वो चीज प्रूफ करने को, बट फिर भी हमने निकाल के देख लिया तो प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 0,7, 10 है 0.8
और -1,6,6 है दूसरा पॉइंट, और -9,6 है, वो है बोल रहे हैं कि वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे सेम वही होगा कि हम मान लेते ए पॉइंट 0,7,10 है, बी पॉइंट -1,6,6 है, और सी पॉइंट -4,9,6 है। हमने एबीसी पॉइंट मान ली, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा? अप्रोच यहाँ पे होगा, अप्रोच क्या होगा? पहला, टू फाइंड लेंथ ऑफ ऑल साइड, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सेकंड, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, या मतलब सॉरी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, मतलब अगर मान लो अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर होना चाहिए, या फिर हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर होना चाहिए, या हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए। ये तीन में से कोई एक भी कंडीशन में अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों साइड, तो हम बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जैसे अप्रोच है हमारा, तो फर्स्ट अप्रोच हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाला जो हमारा 3√2 आ रहा है, बी सी का हमने निकाला वो 3√2 आ रहा है, और ए सी का निकाला तो वो 6 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ऊपर वाली पॉइंट्स है सारी, मतलब वो बस साइन चेंज किया हुआ है, तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो वो ऊपर वाली साइड मतलब पॉइंट। तो हमारा जो एसी आया, तो हमारा ये कंडीशन, मतलब अगर हम देख रहे हैं, तो हमारा जो एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर पर बी सी स्क्वायर वाला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं दिस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि जो पॉइंट ए बी सी डी है, ये प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होगा? या तो हमारा ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या होता है, सी डी हो जाए, और ए सी इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी नॉट ए सी, हमारा ए डी इक्वल टू बी सी हो जाए, या फिर हाँ मतलब यही कंडीशंस होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट sides are equal and parallel, distance पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि ए को -1,2,1 बोल लेंगे, बी को 1,-2,5 बोलेंगे, सी को -4,4,-7,8 बोलेंगे, डी को 2,-3,4 बोलेंगे। तो अपना ए बी आ गया, ठीक है। ए बी का हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस लेंथ निकालेंगे, बीसी का डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालेंगे, सीडी का लेंथ निकाला, और एडी का लेंथ निकाला, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू सी डी, अपना जो ए बी है वो सी डी के तो बराबर है, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो प्रूव हो गया, फर्स्ट कंडीशन अपनी प्रूव है, ये तो सही हो गया। अब हमारा जो बी सी का लेंथ है वो हमारा ए डी के बराबर हो गया, ठीक है। बी सी हमारा ए डी के बराबर हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के हैं। तो वो हम यहाँ से हेंस प्रूफ लिखेंगे कि these vertices are of a parallelogram, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 1,2,3 एंड 3,2,-1। मान लो अपनी पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी हमारी 1,2,3 है,
और पॉइंट क्यू मान लो यहाँ पे। अब मान लो ये कोई एक्स, यहाँ पे कोई आर पॉइंट है, ठीक है, ये आर पॉइंट है, ये पी पॉइंट अपनी है, और ये क्यू पॉइंट अपनी है, ठीक है। और इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इसकी लेंथ डी है, इसकी लेंथ डी है, ठीक है। ठीक है, तो ये बोला कि आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट आर, ठीक है, पी एंड क्यू आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट आर, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स। हमारे को ये सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन बताने बोल रहा है, इसकी जो इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे आएंगे, और अगर हम वो पॉइंट्स को इक्वेशन में डालें तो वो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, ठीक है। तो हमें यहाँ कंडीशन का दिया पी आर इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। मतलब पी आर इक्वल्स टू क्यू आर, पी आर पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी पी आर की लेंथ आ जाएगी क्या, 1 - x² प्लस 2 - y² प्लस 3 - z², ठीक है। सिमिलरली क्यू आर की 3 - x² प्लस 2 - y² प्लस 1 + z²। तो हम जानते हैं कि जो पी आर और क्यू आर की लेंथ इक्वल है, तो स्क्वायर रूट अगर हम इक्वेट करें स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, मतलब नहीं रहेगा उसका। और हम टर्म्स को इक्वली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन टर्म में 2 - y² और 2 - y² दोनों में आ रहा है, तो दोनों को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सब सारे चीजों को एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो हमारे को a² - b² वाली इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं a - b × a + b, ठीक है। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे करके लिखें तो फाइनली सब कुछ इक्वेट करने का हमारी इक्वेशन आ रही है x - 2z = 0। और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ set of points of R, that is x, y, z। और यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ y, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है y से इंडिपेंडेंट होना, बट यहाँ पे हमें इक्वेशन में अगर कुछ चीज मिलती है उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि y से इंडिपेंडेंट है, मतलब कुछ तो होगा, ठीक है। और x = 2z का वो फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारी ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी पॉइंट पी की, ठीक है। और 1, 2 मतलब स्लोप इसका 2 होगा, अगर जिस साइड से तुम देखो तो वो इस साइड ऐसे फॉर्म मतलब एक लाइन फॉर्म करेगी एग्जैक्ट प्लेन में ऐसे ऊपर जाते हुए। तो वो उससे आर की डिस्टेंस, मतलब जो आर है वो पी क्यू से हमेशा उस लाइन पे जो जितनी पॉइंट्स है वो इक्वल डिस्टेंस अलाई करेगी आर को, मतलब पी क्यू से, ठीक है, आर पॉइंट। तो फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि 11.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ पी whose sum is from the distance from point A and B is equal to 10, ठीक है। हमारे को मतलब दिया हुआ है ए, मतलब लास्ट क्वेश्चन जैसा ही ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और यहाँ कोई पी पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे मान लेते हैं, तो ये हमारी D1 डिस्टेंस है, हमारी D2 डिस्टेंस। तो जो ये D1 D2 है, D1 + D2 इज ऑलवेज इक्वल टू 10, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है और इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पी पॉइंट जो है ये हम जैसा कि जानते हैं ये इक्वेशन हमारी एक्लिप्स की होती है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा S1 और ये हमारा S2 हो गया, ठीक है। और ये हमारी ये वो एक्लिप्स की पाथ हो गई, ये एक्लिप्स की इक्वेशन हमारी इधर आएगी, ठीक है। एक्लिप्स की इक्वेशन ही आनी चाहिए एज पर जितना मेरे को याद है। हाँ, ये आई हमारी एक्लिप्स की इक्वेशन, ठीक है। ये वो भी 3D एक्लिप्स है, मीन्स 3 डायमेंशनल की इक्वेशन है, तो 3D टाइप की वो आ गई XYZ फॉर्मेट में, ठीक है। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये होगी कि जो XYZ के फॉर्मेट में आई है, ठीक है, ये हमारे को मतलब सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो हम कुछ ज्यादा एडवांस वो हो गया, मतलब
इतना भी हमें पढ़ना नहीं रहता 3D एक्लिप्स ये सब जैसा मतलब है, क्योंकि ये मतलब ये इट विल नॉट बी इन दैट प्लेन, दैट एक्स वाई प्लेन, सो इसलिए मैं इधर 3D एक्लिप्स बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड में मतलब कोई स्लैंटेड प्लेन पे लाई कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल आ रहे हैं। दिस इज अ complex math more than we know right now, so leave that thing। बट ये एक्लिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, इतना तुम्हारे को याद होना चाहिए। ये A4,0,0 है, .1 है, और B-4,0,0 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं P(x, y, z) है, तो हमें तो हमारे को गिवन है PA प्लस PB को 10। तो हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालेंगे PA की, और डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालेंगे PB की। तो बेसिक अप्रोच से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो एक सीधा बच्चा होगा वो PA प्लस PB को 10 लिख देगा और डायरेक्ट स्क्वायर मारेगा, ठीक है। बट वो सीधे बच्चे को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और हम लोग हैं बदमाश, ठीक है। तो बदमाशी में हम क्या करेंगे, जो एक टर्म है उसको इधर भेज देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने का फायदा ये होगा कि एक साइड का तुम्हारा स्क्वायर पूरा खुल जाएगा पहले, ठीक है। और दूसरे साइड में तुम्हारे को एक छोटी टर्म मिलेगी, ठीक है। और जब तुम इसको इक्वेट करोगे काफी जल्दी इक्वेट होगा, और तुम इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और फाइनली जब हम पूरा कैलकुलेट करके आएंगे तो हमारे को जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² माइनस 225 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे को रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, ठीक है। ये सेट ऑफ मतलब ये इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस एग्जाम्पल में हमें ज्यादा कुछ नहीं है, हमें वही चीजें प्रूव करनी है जैसे मैंने बताया था। ये पैरेललोग्राम है बट इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है, तो वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधे आ जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल नहीं है, उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स है वो बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स अगर बराबर आ गए तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ डायगोनल्स अगर बराबर आ गए तो रेक्टेंगल होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स अगर बराबर नहीं आए तो रेक्टेंगल नहीं होगा। एट क्वेश्चन में एग्जांपल में है कि हमें दूसरा फाइनल क्वेश्चन सेट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल टू, वही ऊपर वाली क्वेश्चन है, सिंपल है। इसको काफी मतलब आसान तरीके से लिखा हुआ है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, दिमाग खराब होता है उसमें। सेंट्रॉइड का है, सेंट्रॉइड की क्वेश्चन इजी एग्जांपल है, ठीक है। तो हम देखो क्वेश्चन बना के देखो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता। मैं चलो मिसलेनियस को बनाते हैं क्वेश्चंस। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 11। Three vertices of parallelogram ABCD are A 3, -1, 2, B 1, 2, -4, and C -1, 1, 2. Find the coordinate of both vertex। तो जैसा कि हमें क्या होता है कि ज्यादातर टाइम आप सोचते हैं कि कन्वीनियंट होगा कि हम ओरिजिनल मेथड से जाएं, बट एज यू नो कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो आप हमेशा प्रिमिटिव मेथड से जाना इज नॉट ऑलवेज गुड, क्योंकि तुम्हारा मोस्टली ऐसे टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। तो लाइक इस क्वेश्चन में हमें, मैंने जो मैं कोचिंग करता था तब मुझे मेरे जो सर हैं, गौरव सर थे, उन्होंने एक ट्रिक समझाई थी, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है कि जो हमारा जो पैरेललोग्राम होता है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन, ठीक है, हमें मोस्टली ये बोलता है कि 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें चौथा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक अच्छा बच्चा क्या करेगा कि वो सबसे मतलब फास्टेस्ट सेकंड से जाओ, तो क्या करेगा, वो मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट निकाला। यहाँ पे अगर इसका AC का मिड पॉइंट निकाल दिया क्योंकि AC का कोऑर्डिनेट गिवन है, फिर उसको वो मिड पॉइंट से BD का कोऑर्डिनेट, मतलब BD का फिर मिड पॉइंट वही होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और वहां से वो D का कोऑर्डिनेट निकालेगा, ठीक है। तो तुम्हारे को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट इसका एक कन्वीनियंट मेथड ये है कि जो हमारा जो D का कोऑर्डिनेट होगा, इट इज द सम ऑफ अपोजिट कोऑर्डिनेट माइ सम ऑफ एडजेसेंट कोऑर्डिनेट्स माइनस
द अपोजिट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारा डी का होगा, ये हमारा सॉरी डी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। मान लो डी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x4 है, और ये मान लो x1 हो गया au, x2 x3, तो हमारा क्या होगा x1 प्लस x3 माइनस x2, ठीक है। ये हो गया हमारा x4 के बराबर। बेसिकली एक थ्योरम है कि सम ऑफ अपोजिट कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, बट मीन्स अगर तुम्हारे को इसकी आइडिया होगी तो काफी अच्छी बात है, हमेशा याद रखना। नहीं तो इधर आ नहीं कर, सोच रहे हो तुम लोग का कितना फायदा हो, कितना टाइम बच रहा है, बस तुमको सिंपल से एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। नहीं तो तुम्हारे को फिर उसके लिए तुम्हारे को फिर मिडपॉइंट निकालो, काटो खींचो, बहुत लंबा मेथड हो जाता है वो, और अच्छा भी नहीं रहता। मतलब अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई दे रहे हो, तुम्हारा दोस्त सामने तुम्हारे बैठ के इतना जल्दी निकाल दे रहा है, और तुम उसमें अभी तुम एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन कर रहे हो, तो तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने सिंपली इतनी आसानी से कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया, और हमारी कोऑर्डिनेट आई 1, -2, 8, ठीक है। सिंपली फिर हमें यहाँ से चलते हैं लॉन्ग वे तुम्हारे तरीके से जो तुम करने जाओगे पहले अप्रोच में, ठीक है। तुम ए सी लोगे और उससे ओ की कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, फिर बी डी लोगे, ओ मिड पॉइंट है, ठीक है, ओ हमेशा याद रखना मिड पॉइंट है। ए सी का, ए सी से ओ की कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे, 3 - 1/2, 1, 1 - 0 1, 0, 2 + 2 4/2, 1, 0, 2 ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। 1, 0, 2, अब हो गए कोऑर्डिनेट्स, तुम बी डी के कोऑर्डिनेट निकालोगे, बी डी के कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, 1 + x/2, 2 + y/2, -4 + z + 2/2। अब हम यही चीज को उससे इक्वेट कर देंगे ऊपर वाले से, और हमारे को एक्स की कोऑर्डिनेट, वाई की कोऑर्डिनेट, जेड की कोऑर्डिनेट आ जाएगी, और हमारे डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपली अब ये क्वेश्चन मतलब काफी अच्छे से, मतलब तुम देख सकते हो बन सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपली हम सिमिलर तरीका लेंथ ऑफ मीडियंस भी निकालने का है, वर्टिसेस ए बी और सी का फॉर्मूला रहता है, बट आई प्रेफर कि इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला ज्यादा याद करके मत जाओ, क्योंकि इतने फॉर्मूले हो जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। उससे बड़े इस क्वेश्चन के लिए है कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और ये तुम अगर इसके लिए फॉर्मूला रट के जाओगे तो तुम्हारे एग्जाम में बनेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए तुम्हारे को जल्दी जल्दी मिड पॉइंट से निकाल के उसका डिस्टेंस निकालना है सिंपली, ठीक है। तो तुम्हारे को एक फिगर बना लो, और उस फिगर में रफ फिगर भी बनाओ, मैंने भी देखो रफ बनाया, और उसमें देखो ए डी, मतलब डी का मतलब ए का मिड, मतलब जो बी सी का मिड पॉइंट है डी, और ए बी का मिड पॉइंट ई आया, और ए सी का मिड पॉइंट एफ आया, ठीक है। उसके अपोजिट साइड में से उसको कनेक्ट कर दो, और जो जो डिस्टेंस है वो निकाल लो। लेंथ हमारी ए डी की आ जाएगी 7 आ रही है, और बी एफ की √34, और सी की 7 आ रही है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी। सेकंड क्वेश्चन भी अपना हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे को ओरिजिन, हमारे पास पीक्यू ट्रायंगल है, ठीक है, पीक्यू ट्रायंगल है, उसका जो सेंटर है, जिस मतलब वो उसका जो ओरिजिन है सेंट्रॉइड है, वो एक्सिस के ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है। एक्सिस के ओरिजिन पे लाई करता है, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन होगी, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 है, ठीक है। और हमारा जो पीक्यू आर ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 2, 8, 2, 6, क्यू की है -4, 3, -10, आर की 8, 14, 2 से, तो हमें एबीसी की वैल्यू निकालने बोले जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से काफी आसानी से जान सकते हैं कि हमारी जो सेंट्रॉइड की फॉर्मूला होती है वो होती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1 पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, प्लस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r/3, ठीक है। दैट इज x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, और z1 + z2 + z3/3, ठीक है।
तो हम जैसे जानते हैं 0,0 है बीस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड, ठीक है। और हाँ, ओरिजिनल पॉइंट्स हमारे हैं 2a + 8 - 4, 2a + 3b + 14/3, 6 - 10 + 2c/3। ठीक है, हम इसको पूरे को 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है, यहाँ पे b की वैल्यू -16/3 आ रही है, और c की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कैलकुलेटिव नहीं, मतलब कैलकुलेटिव भी नहीं बोलूंगा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट गधा मजदूरी टाइप का क्वेश्चन है। इसका कोई मतलब अहमियत तो उतना है नहीं, बट फिर भी मीन्स लाइक मजदूरी करवाने टाइप के क्वेश्चन। लाइक मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे अलग पूछा जाएगा, तुम्हारे को जैसे ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, वो तुम्हें बोलेंगे इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ठीक है, P+PB = K²। अब इसके आगे जो ये इक्वेशन तुम्हारा आएगा, ठीक है, उससे तुमको या तो तुम्हारे को बोलेंगे कि इसमें कुछ मतलब पैराबोला का देखो क्या है, कि फिर इसमें बोलेंगे कि ये तुम्हारा ये हाइपरबोला इक्वेशन एग्जिस्ट करवा है। फिर तुम्हारे को मतलब उस इक्वेशन में ABCDEF करके देंगे, फिर उसको तुमको बोलेंगे कि E+B+C है, y/D+C+F करके दिखा दो। ठीक है, तो तुम्हारे को मतलब उस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं, तुमको गधा मंजूरी करवा रहे हैं। आ, तो एडवांस के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, मेंस में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। मेंस में सिंपल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, थर्ड नंबर क्वेश्चन रहता। बट ये भी आई थिंक कि जो मेरे टाइम मेंस हुई थी मैथ्स की, वो काफ़ी मतलब पहले से हार्ड हुआ था। मीन्स इट वाज लेंदी, मोस्टली 3D ज्योमेट्री ऐसा के क्वेश्चन हैं, मैट्रिक्स वैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन बनाने में कम से कम 1 से 2 पेज लगता है, तो वो मीन्स दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। और कुछ क्वेश्चन से मतलब इंटीग्रल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। छोड़ो, अब इस पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हमें दिया हुआ ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, और पी पॉइंट है, मतलब मान लो एक्स वाई कॉमा जेड कॉमा है, ठीक, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। हमें यहाँ पे कंडीशन दी है P² + PV² जैसी कंडीशन है हम वैसे लिख देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लगाना सीख ही गए हैं, तो हम ऐसे जैसी कंडीशन है वैसे लिख लेंगे। और फिर उसके बाद हम सिंपली मतलब सब कुछ खोल के इक्वेट कर देंगे, और सिंपली हमारा ये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इक्वेट करना था, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर 11 NCERT मैथ्स का, 3D ज्योमेट्री। बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ ज़्यादा सीखने वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स में थोड़ी मुश्किल होगी, वेक्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 3D के बेसिस पर, अगर कोचिंग, मतलब आपके, मतलब सॉरी कोचिंग बोल रहा हूँ, अगर आपके स्कूल्स में ये तो सिखाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब वेक्टर सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3D ज्योमेट्री तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे अभी बंद करने जा रहे हैं, चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।